हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3 और 4। और ये चैप्टर हैं आपके ऑब्व्यू और शार्डिक, और इंग्लिश में बोलेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि ऑब्व्यू क्या होता है, ऑब्व्यू कितने प्रकार का है, ऑब्व्यू को हम कौन से चिन्ह से दर्शाएंगे, ऑब्व्यू के अंदर हम कौन से ऑपरेशन लगाएंगे। इसी प्रकार हम सीखेंगे शार्डिक क्या होती है, शार्डिक के अंदर कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं, शार्डिक और ऑब्व्यू में क्या फर्क होता है। तो बच्चों ये सभी हम आज की वीडियो में एकदम क्लियर करने वाले हैं। ऑब्व्यू क्या होता है, तो ऑब्व्यू का यूज हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑब्व्यू का यूज कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है उसके लिए यूज होता है। इसी प्रकार शार्डिक का यूज जो रैखिक समीकरण होती हैं, आपने 9th और 10th क्लास में रैखिक समीकरण पढ़ी होंगी, तो उनका हल निकालने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्व्यू के चिन्ह की। पहले बात कर लेते हैं चिन्ह की। तो इसको हम क्लोज इंटरवल में जो आपने यानी बंद अंतराल जो आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था चिन्ह, उससे हम ऑब्व्यू को दर्शाएंगे। यानी ये चिन्ह आपका किसका होगा, ऑब्व्यू का होगा। अब बात करते हैं शार्डिक के अंदर। शार्डिक के अंदर हम मोड वाला जो चिन्ह होता है, मोड बोले तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता है। यानी जब भी मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव कर देता है। इसको हम बोलते थे मोड, लेकिन अब बोलेंगे शार्डिक। अब क्या बोलेंगे, शार्डिक। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्व्यू एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है बच्चों। अरे सर ये अरेंजमेंट क्या होता है, और ऑब्व्यू जो है अपने आप में व्यवस्थित हो सकता है लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं दे सकता। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों कि ऑब्व्यू एक प्रकार का अरेंजमेंट बोले तो व्यवस्थित अरेंजमेंट है। लेकिन बच्चों शार्डिक एक प्रकार की वैल्यू है। ये अरेंजमेंट है यानी केवल व्यवस्थित हो सकता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो ऑब्व्यू के रूप में ही आएगा। लेकिन बच्चों शार्डिक एक प्रकार की वैल्यू है, यानी एक मान देती है कि जब हम इसको सरल करेंगे तो ये एक वैल्यू देगी। जैसे इसका आंसर आ गया 5, 6, 7, तो इस प्रकार की ये एक वैल्यू है। तो यहां लिख सकते हैं कि शार्डिक एक प्रकार की वैल्यू है यानी मान है, वैल्यू देती है। तो बच्चों यहां तक हमने अभी तक 2 स्टेप समझे हैं, यानी 2 बात समझी अभी यहां से कि चिन्ह क्या होता है और ऑब्व्यू है क्या और शार्डिक है क्या। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं कि ऑब्व्यू जो है वो वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। अब ये पॉइंट आपको बहुत ही बड़ा पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो ऑब्व्यू वर्गाकार या आयताकार का होता है। लेकिन क्या बच्चों, लेकिन की कह रहे हैं तो शार्डिक पे आ जाओ। लेकिन शार्डिक ऑलवेज यानी हमेशा वर्गाकार होती है बच्चों। मैं इन पॉइंटों को इसलिए पढ़ा रहा हूं, यानी इनकी तुलना में आपस में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में या इसकी एक्सरसाइज करने में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं बच्चों कि शार्डिक हमेशा वर्गाकार की होती है।
अब ये कैसे बता दिया सर आपने कि ये वर्गाकार और आयताकार का होता है, ये केवल वर्गाकार का होता है? तो बच्चों समझो, सबसे पहले हम इसकी अब कोटि की बात कर लेते हैं। किसकी? कोटि। अरे कोटि क्या होती है? अरे समझो बच्चों, अभी लिखने तो दो, तभी तो समझाऊंगा। अरे तभी तो समझाऊंगा, पहले लिखने तो दो बच्चों। अब लिख लिए, अब समझो कोटि क्या होगी। मान लो हमारे पास कोई भी आव्यूह है ए, ये कोई भी हमारे पास आव्यूह है ए, और इसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं। जैसे कि मैंने इस आव्यूह के अंदर एलिमेंट लिखे A1 या फिर केवल AIJ। ये क्या है? एक आव्यूह है, और ये कितनी कोटि का है? m/n, यानी m तो पंक्ति है। यहाँ पर m क्या होगा बच्चों? लिख लो कि पंक्ति यानी पंक्तियों की संख्या, और n क्या होगी बच्चों? n यहाँ पर स्तंभ की संख्या। अरे सर आपने नई नई चीज ये क्या बता दी? स्तंभ क्या बता दिया, पंक्ति क्या बता दी, इसके बारे में भी तो बताओ। अरे ठहर जाओ बच्चों, अभी फिल्म अभी बाकी है, तो अभी तो गदर बचेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कंसेप्ट हर चैप्टर का पढ़ना है, और इतना ज़बरदस्त पढ़ना है कि उससे दोस्ती हो जाए, तभी उसको एक्सरसाइज पढ़ने में मज़ा आएगा। यानी मैथ का डरना आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों आपके साथ। तो बच्चों ये लिख लेता है यहाँ पर आई जो है वो क्या है? यहाँ पर आई कि आई है यहाँ पर यानी पंक्तियों का अवयव, यानी पंक्तियों या पंक्ति का अवयव। और जे क्या है यहाँ पर? स्तंभ का अवयव। अब बेटा समझो इन कहानियों को कि ये m स्तंभों की संख्या, m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, i पंक्ति का अवयव, j स्तंभ का अवयव, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लो हमने कोई एक आव्यूह ले लिया कि A11 और A12 और A21 और A22, तो समझो इसमें जब बेटा हम क्षैतिज रूप से पढ़ेंगे, यानी बोले तो क्षैतिज बोलेंगे बच्चों, जब हम क्षैतिज रूप से पढ़ेंगे तो इसे हम कहेंगे पंक्ति, यानी इस प्रकार हम पढ़ेंगे तो ये होंगी हमारी पंक्ति। तो ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। अगर हम एकदम खड़ा पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? कॉलम यानी स्तंभ, जिसे हम कहेंगे ये पहला कॉलम है, और इसे कहेंगे बेटा ये दूसरा कॉलम है। तो बेटा अब इसमें देखकर बताओ कितनी पंक्ति हैं? कि सर 2 पंक्ति हैं। और कितने कॉलम हैं? कि सर 2 ही कॉलम हैं, यानी 2 ही तो इसमें पंक्ति है और 2 ही इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर, इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2x2। तो पहले पंक्ति आएगी, फिर स्तंभ आएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार सांड के अंदर बात करते हैं। अच्छा, सांड के अंदर जब बात करेंगे, पहले इसको और क्लियर कर लेते हैं। अगली बार बेटा मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा कुछ इस प्रकार कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, कुछ इस प्रकार लिखा। अब इसमें बता सकते हो कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर ये R1, ये R2, यानी 2 तो इसमें पंक्ति हो गई। और कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम यानी C1, ये दूसरा कॉलम C2, और ये तीसरा कॉलम C3। तो हमने इसमें तो 3 कॉलम देखे और 2 पंक्ति देखी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा कि 2x3, क्योंकि पहले पंक्ति लिखेंगे बाद में स्तंभ लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। अब बेटा यहाँ पर समझो, अरे समझो, कहीं नहीं जाना है बेटा अभी। तो अगर आपको मैथ का डर अपने अंदर से खत्म करना है तो यहाँ रुकना पड़ेगा।
यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि कंसेप्ट मतलब मैथ को फोड़ना, यानी मैथ की एक्सरसाइज को फोड़ना। तो समझ लो बेटा, इसमें अब हमने इसमें देखा कि अगर हम यहाँ से इस प्रकार ये देख रहे हैं तो ये क्या बनना है, आयत बनना है। जब भी आपकी स्तंभ यानी पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो जाएं तो वो एक आयत बनाएगा। और आप स्वयं देख सकते हो ये किस प्रकार का है, ये एक आयत ही तो बनना है। अगर हम इसकी बात करते तो ये क्या बनना है, एक वर्ग बनना है। तो हमने यहाँ से सीखा, क्या सीखा, जब भी पंक्तियों की संख्या, बेटा कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोलता मैं, एक बार जरूर कमेंट करके बता देना, थोड़ा स्पीड मेरी ज़्यादा हो जाती है अपने आप बोलते बोलते बेटा। तो जब भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए यानी समान हो जाए, यानी बोल सकते हैं कि m बराबर n हो जाए। अगर m बराबर n हो जाए तो वो आव्यूह आपका वर्गाकार होता है। अगर m बराबर n नहीं है तो वो आपका आयताकार होगा। आप बनाकर देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है। ऐसा हम आव्यूह के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आव्यूह जो वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, चलो भाई, किसकी, अरे किसकी बात करनी है अब, सारणी की बेटा। तो सारणी के अंदर ऑर्डर की बात करें तो ये इस प्रकार हम इसको दर्शाएंगे, आपको पता है सारणी को। अब मैंने इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिख दिया ये, और ये हमारा m/n कोटि का सारणिक है, जो कि आपको पता है m क्या है यहाँ पर। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, और लिखवाना चाहते हो तो लिखवा लो भाई, क्योंकि ये मेरे हाथ में है तो मैं लिख दूंगा दोबारा। बस आप जाइएगा ना, क्योंकि अभी हमें सीखना है आव्यूह और सारणिक के बारे में। तो बेटा m जो है वो है पंक्तियों की संख्या, और बेटा n क्या है कि स्तंभों की संख्या। ओहो, और i क्या है कि पंक्ति का अवयव, और j क्या है, j है आपका स्तंभ का अवयव। तो बेटा ये बातें मैंने फिर से वहाँ पर रिपीट कर दी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आई जे कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने कहा, चाहे यहाँ कह लो चाहे इधर की साइड में कह लो, जैसे मैंने बेटा अगर एक सारणिक बना दिया कि A11 और A12 और A21 और A22, तो मैंने कहा ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, तो i का मान देखेंगे 2 है और j का मान देखेंगे 2 है, तो हम बोल देंगे दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का ये एलिमेंट है, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का ये एलिमेंट है। यहाँ पढ़कर हम बता सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास देसी जुगाड़ है कि देख लो ये पहली रो ये दूसरी रो, यानी दूसरी रो आएगी, और ये पहली कॉलम ये दूसरा कॉलम, यानी ये दूसरा कॉलम आ गया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का आव्यूह है। तो बेटा अब हम चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा कि 2 पंक्ति हैं और 2 ही इसमें कॉलम हैं। सेम टू सेम आव्यूह की तरह ही इसको पढ़ेंगे, यानी इसे कहेंगे R1, इसे कहेंगे R2, इसे कहेंगे C1 और इसे कहेंगे C2। तो 2 पंक्ति हैं और 2 ही कॉलम हैं। अगर बेटा मान लो मैंने एक आव्यूह लिखा, कुछ आव्यूह नहीं सारणिक लिखा बेटा, और सारणिक हमारा कुछ इस प्रकार है कि A11 और A12 और A13 और A21 और A22 और A23, तो बता सकते हो ये सारणिक होगा कि नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ ये सारणिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब तक तो आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है।
यानी हमने सीखा है जो सांडिक होती है वो वर्गाकार होती है हमेशा, तो ये कभी भी सरल नहीं हो सकती है। ये सरल नहीं होगी तो इसका मतलब ये सांडिक ही नहीं है। तो बेटा हमें ध्यान देना है, चाहे वो 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 की हो, लेकिन हमारी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन जो यूज होगी केवल m बराबर n होगी। किसके अंदर? अरे सांडिक के अंदर। अगला मान लो मैंने कोई सांडिक लिखा A11, A12, A13 और A21, A22 और A23 और A31 और A32 और A33, कुछ इस प्रकार लिखी मैंने सांडिक। तो बेटा बता सकते हो इसमें कितने पंक्ति हैं कि ये R1, R2 और ये R3 और बेटा ये C1 और ये C2 और ये C3। तो हमने देखा इसमें 3 ही तो पंक्ति हैं, 3 ही इसमें स्तंभ हैं। तो देखो इसका ऑर्डर सेम है, यानी जितनी पंक्तियां उतनी ही स्तंभ हैं। तो ये आपका एक सांडिक होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमने सीखा है ये हमेशा वर्गाकार होती है। तो बेटा मुझे आप और अपने आप से पूछकर बताओ जल्दी फटाफट कि आव्यूह के बारे में जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है और सांडिक के बारे में जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है कि यहाँ तक एकदम क्लियर है? क्लियर है तो बच्चों हम आगे चलें। ज़रूर कमेंट करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है एकदम क्लियर है। और बेटा अब मैं इसके बाद मैं आपको ऑपरेशन के बारे में आपको बताता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कितने प्रकार का होता है। तो बेटा चलो यहाँ पर थोड़ी सी जगह भी है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं इस वाले बॉक्स में। बॉक्स में लिखना सही होगा क्या? अरे नहीं, बॉक्स में नहीं। 1 मिनट बच्चों, हम इसे मिटोड़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ तो देखो बच्चों, इतने बीच में बात करते हैं। ये कहाँ तक बात करेंगे? ये करेंगे हम आव्यूह की, ठीक है। यानी फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर एक और बार आव्यूह, और यहाँ लिख देते हैं फिर से सांडिक। तो बेटा अब बात करते हैं ऑपरेशन की। अगर हमने आव्यूह के अंदर फर्क समझो बेटा, जल्दी समझो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तो इसे सबरा ही मिटोड़ देता हूँ। जल्दी बोलो, मिटोड़ दें? मिटोड़ दें, जब भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और अभी तक आपने ये नोट नहीं किया तो नोट जरूर कर लो वीडियो को पॉज कर कर। तो चलो मैं इसे मिटोड़ता हूँ और फिर से लिखता हूँ। चलो बेटा बात करते हैं अब यहाँ पर ऑपरेशन की, यानी ऑपरेशन, इसे बोलेंगे सक्रियाएं। अरे ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? क्या ये थिएटर वाला ऑपरेशन है क्या जो हॉस्पिटल में करते हैं? अरे नहीं सर, ये वो हॉस्पिटल या फिर वो ऑपरेशन नहीं है, ये किताब का ऑपरेशन है, यानी आव्यूह और सांडिक का ऑपरेशन है। केवल हम इस आव्यूह का और सांडिक का ही ऑपरेशन करेंगे, किसी मानव का नहीं करेंगे, टेंशन मत लो बच्चों। तो बेटा हाँ, तो समझ लेते हैं, थोड़ी सी सांस ले लेते हैं और समझते हैं ऑपरेशन। मान लो हमारे पास कोई भी आव्यूह है, जैसे ये हमने 2/2 का ले लिया, A11 और A12 और A21, A22। बेटा अगर हमने किसी भी इसमें कांस्टेंट की गुणा करी, अगर हमने इस आव्यूह में किसी भी कांस्टेंट की गुणा करी तो दोनों ओर करनी पड़ेगी, और दोनों ओर हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि A11 और A12 और A21 और A22, इतना हम अभी तक दर्शा सकते हैं। अगर इस अगर अंदर हम इसके अंदर अब गुणा करना चाह रहे हैं, यानी इसके अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा कि प्रत्येक एलिमेंट में, यानी प्रत्येक पंक्ति में, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक स्तंभ में, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाती है। यानी के A11, के A12 और के
टू हो के A21 और के A22। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब भी किसी भी कांस्टेंट की आव्यूह के अंदर गुणा करते हैं, लिख लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आए, और यहाँ तक इतनी ये हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अब आपको 12th क्लास में आ चुके हो बच्चों। तो जब भी हम किसी भी कांस्टेंट की आव्यूह के अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाती है, लेकिन बच्चों ऐसा सारणी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। सर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है, हमें बता दो जल्दी फटाफट। तो बेटा ये A11, ये A12, ये A21, A22। मान लो मैंने ये छोटा सा 2x2 का ही ये ऑर्डर ले लिया, यानी सारणी ले लिया। तो जब भी हम किसी भी कांस्टेंट की सारणी के अंदर गुणा करेंगे, किसी भी कांस्टेंट की सारणी के अंदर गुणा करेंगे, या तो किसी एक स्तंभ में या फिर किसी एक कॉलम वो पंक्ति में गुणा होगी, यानी प्रत्येक एलिमेंट में गुणा नहीं होगी। अगर बाई चांस मैंने पहली पंक्ति में k की गुणा कर दी तो ये A11 और k A12 ये गुणा होगी सारणी के अंदर। इन वाले एलिमेंटों के साथ कुछ भी नहीं करना है A22। तो यहाँ पर मैंने पहली पंक्ति में कांस्टेंट की गुणा कर दी। आप इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में कर सकते थे, या फिर इसी प्रकार हो सकता था कि पहली कॉलम में करो, हो सकता था कि दूसरे कॉलम में कर देते, यानी किसी एक कॉलम या एक पंक्ति में हम गुणा करते हैं किसी भी कांस्टेंट में। और यहाँ क्या होता था कि यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होती थी। तो बेटा अब समझ लेते हैं इसकी समानता। अब इसकी समझ लेते हैं समानता। समानता बोले तो इसकी तुलना, यानी मान लो हमारे पास कोई ए आव्यूह है, ए आव्यूह इधर लिख देते हैं कि ए बराबर कोई हमारा बी आव्यूह, यानी ए बराबर बी आव्यूह दे रखा है, जैसे x और ये 2 और ये 3 और ये 1, और ये इधर की साइड में लिख दिया 4 5 3 6 3। तो हमें बताना है बेटा कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखना कि ये क्या है, ये पहले कॉलम पहले पंक्ति का एलिमेंट, तो इसके संगत वाले एलिमेंट के साथ तुलना कर देते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर y होता तो y बराबर क्या हो जाता कि 6 हो जाता। मान लो यहाँ पर z होता तो z बराबर क्या हो जाता कि z बराबर 3 हो जाता। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ हम यहाँ पर तुलना कर देते हैं। इस प्रकार ये आव्यूह का रूल है। लेकिन बेटा लेकिन हम अगर सारणी के अंदर बात करें, मान लो a बराबर b दे रखी है सारणी, जैसे A11 या फिर यही मान लेते हैं कि ये x और ये y और ये 3 ये z, कुछ इस प्रकार दे दी है सारणी, और इधर को 3 2 1 2 ये दे दिया। तो बेटा इसकी तुलना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी x बराबर 3 नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका केवल हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी इसका प्रसरण कर सकते हैं, और इधर का साइड का भी प्रसरण करेंगे, यानी विस्तार करेंगे। और विस्तार कैसे करते हैं वो मैं विस्तार आपको सिखाऊंगा अभी, क्योंकि अभी सिखाया नहीं है। 2/2 का तो आसानी से हो जाता है कि इधर की गुणा इधर कर दो, इधर की गुणा इधर कर दो माइनस लगाकर। लेकिन बेटा इस प्रकार हम इसको सरल करेंगे, डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको इतना समझाना था। और सारणी का प्रस्तार मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो बेटा अब हम अगली बात कर लेते हैं। इसकी योग की या फिर मल्टीप्लाई की या फिर सबट्रैक्शन यानी घटाना की। तो बेटा मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। और बच्चों आपको पता है मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको ये सब कुछ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि बच्चों मैं चाहता था आपको केवल डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हल करा सकता था, लेकिन वो मज़ा नहीं है क्वेश्चनों को करने में जो कंसेप्ट पढ़ने के बाद करने में है।
ये मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ बेटा, हमेशा के लिए कहूँगा। तो एक बार देखो कंसेप्ट पढ़ने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है अपने आप दिमाग में। तो देखो अब मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी बात कर लेता हूँ कि जो योग की बात करें आव्यूह में, जैसे हमारे पास कोई दो आव्यूह हैं, एक ए आव्यूह है m/n और एक बी आव्यूह है कि ये है मान लो n/m या फिर m/n, यही मान लिया हमने। इसमें aij एलिमेंट है, इसमें bij एलिमेंट है। तो बेटा जब भी हम इनका योग करेंगे, जब भी हम इनका योग करेंगे तो इनका जो ऑर्डर है, इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऐसे ही तुलना में बच्चों, ऐसे ही तुलना में जो ऑर्डर इसका है, यानी इसका 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए, तभी तुलना कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर के सामने कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। जो इसका है वही इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ये इसका ऑपरेशन है बेटा। अब बात कर लेते हैं, अच्छा इस बात को तो समझ गए होंगे, क्योंकि अगर हम aij करेंगे और प्लस bij करेंगे, हमने देखा यहाँ पर ऑर्डर सेम है, इसी वजह से इनको जोड़ दिया। और इनको जोड़ने के बाद आपका जो न्यू आव्यूह बनेगा इस प्रकार का, वो उसी कोटि का बनेगा, यानी जो पहले से आव्यूह में दिए थे ना, वो उसी का कोटि का आव्यूह का बनेगा। तो ये हम जोड़ या घटाना कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा गुणा में नहीं है, गुणा में कुछ डिफरेंट है। गुणा में क्या डिफरेंट है मैं आपको बता देता हूँ। a क्रॉस b करेंगे तो बेटा सुन लेना, ए आव्यूह यानी पहले आव्यूह का पंक्ति, यानी पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ अगर बराबर है तो गुणा पॉसिबल है, या फिर पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर बराबर है तो इसकी गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। जैसे बेटा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे दूसरा हमारे पास ये तो aij आव्यूह था और ये bij आव्यूह है, तो ये हमने m/n कर दिया और ये n/m कर दिया। यदि देखो इसका तो इसका ये स्तंभ है और इसकी ये पंक्ति है, अगर ये सेम है तो इसकी गुणा संभव है। अगर मैं बात करता ये इसका ये क्या है, पंक्ति है और इसकी क्या है, ये स्तंभ है, अगर ये भी बराबर हो तब भी गुणा संभव होगी। चाहे तो ये बराबर हो जाए चाहे ये बराबर हो जाए तो आपकी गुणा संभव होगी, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगी अगर ऐसा नहीं होगा तो। ये आपकी गुणा का फंडा है। और बच्चों सुन लो कहानी, अभी कहाँ जा रहे हो, जब भी a क्रॉस b करने के बाद जो न्यू आव्यूह आएगा वो कौन सी कोटि का आएगा पता है? अगर ये सेम है तो ये बची वही कोटि का आएगा, यानी m/m का आएगा, m/m का। अगर ये सेम होते तो ये बचे रह जाती ये, तो ये हो जाता है n/n, यानी कुछ जो बचा रह जाता है वही कोटि का आपका न्यू आव्यूह आता है। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बेटा अगर आपको इसी प्रकार हर चैप्टर का आपको कंसेप्ट एकदम बेसिक क्लियर करना है एक्सरसाइज को हल करने से पहले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और मैं हर चैप्टर का आपको इसी प्रकार मैंने इससे पहले बच्चों आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ाया था, उसका कंसेप्ट आप वीडियो में जाकर देख सकते हो किस प्रकार पढ़ाया है। और इसी प्रकार मैं आपको आज की वीडियो में आव्यूह और सारणिक लेकर आ गया हूँ। अगर आपकी डिमांड हो, अगर आप अपनी डिमांड पर कोई भी चैप्टर का बेसिक पढ़ना चाह रहे हो एक्सरसाइज करने से पहले, तो बेटा मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको उस टॉपिक का बेसिक यानी कंसेप्ट जरूर लेके आऊँगा। और मैं आपको दिखाऊँगा भी कि इसका कंसेप्ट पढ़ाने के बाद, यानी इससे दोस्ती करने के बाद आपको एक्सरसाइज करने में कितना मज़ा आएगा। तो बच्चों तो चलते हैं और मिलते हैं आपकी डिमांड पर। आपकी जब इच्छा हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसी दिन आपकी वीडियो और दूसरे न्यू चैप्टर पे बना दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं, जब तक बाय बाय।
love me. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.